साधना पति में आए बदलाव को पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रही थी। साधना शायद अभी कुछ दिन और चुप रहकर उसमें आए बदलाव का कारण खोजती, लेकिन संध्या की पीड़ा ने उसे बेचैन कर दिया। अपनी बेटी के साथ अनिल का बेरुखा व्यवहार साधना कब तक चुपचाप देख सकती थी, वह भी उस बेटी के साथ जिसमें हमेशा एक पिता के रूप में अनिल की सारी खुशियां सिमटी रहती थी। रविवार की सुबह अनिल ने संध्या के साथ जरूरत से ज्यादा रूखा और कठोर व्यवहार कर डाला था, वह भी तब जब संध्या ने लाड़ से भरकर अपने पापा से लिपटने की कोशिश की थी। बेटी का शारीरिक स्पर्श अनिल को एक दंश जैसा लगा था। उसने बड़ी बेरुखी से बेटी को यह कहते हुए कि संध्या, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारा यह बचपना अब अच्छा नहीं लगता, कहकर अपने से अलग कर दिया था। अनिल ने बेटी को झिड़कते हुए जिस अंदाज में यह कहा था, उससे संध्या सहम सी गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। साफ लगता था कि अनिल के व्यवहार से उसको गहरी चोट लगी थी। वह तुरंत ही वहां से चली गई थी। बेटी के साथ अपने इस व्यवहार पर अनिल को बहुत पछतावा हुआ था। वह ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर उससे ऐसा हो गया था। तब उसको लगा भी था कि सचमुच व्यवहार पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। अनिल जानता था कि कई दिनों से खामोश सब कुछ देख रही साधना अब शायद खामोश नहीं रहे। संध्या ने जरूर उसके सामने अपनी पीड़ा जाहिर की होगी। अनिल का सोच गलत नहीं था। रसोई के काम से फ्री हो साधना कमरे में आ गई और आते ही उसने अनिल के हाथ में पकड़ा अखबार छीन कर फेंक दिया। वह तैस में थी। इस बार जब से तुम टूर से वापस आए हो, तुमको आखिर हो क्या गया है? अगर बिजनेस की कोई परेशानी है तो कहते क्यों नहीं? इस तरह सबसे बेरुखी से पेश आने का क्या मतलब? मैं किससे बेरुखी से पेश आता हूँ, पहले यह भी तो पता चले। अनजान बनते हुए अनिल ने पूछा। इतने भी अनजान न बनो, साधना ने कहा, जैसे कुछ जानते ही न हो। जानते हो, तुम्हारे व्यवहार से दुखी संध्या आज मेरे सामने कितनी रोई। वह तो यहाँ तक कह रही थी कि पापा अब पहले वाले पापा नहीं रहे और अब वह तुमसे बात नहीं करेगी। अगर संध्या ऐसा कह रही है तो जरूर मुझसे गलती हुई है। मैं अपनी बेटी को सॉरी कह दूंगा। मैं जानता हूँ मेरी बेटी ज़्यादा देर तक मुझसे रूठी नहीं रह सकती। क्या हम दोनों उसके बगैर रह सकते हैं? एक ही तो बेटी है हमारी, संध्या ने कहा। इस पर अनिल ने पत्नी का हाथ थामे उसे अपने पास बिठा लिया और बोला, अच्छा एक बात बताओ साधना, क्या तुमको नहीं लगता कि हमारी नन्ही बेटी अब बड़ी हो गई है? अनिल की बात को सुनकर साधना हंस पड़ी और कहने लगी, जनाब इस बार आप केवल 15 दिन ही घर से बाहर रहे हैं और इतने दिनों में कोई लड़की जवान नहीं हो जाती। बेटी बड़ी जरूर हो जाती है, पर इतनी बड़ी भी नहीं कि हम उसकी शादी की चिंता करने लगे। अगले महीने संध्या केवल 14 साल की होगी। मैंने तो यह बात सरसरी तौर पर की थी, तुम तो बहुत दूर तक सोच गई। मुझको जो महसूस हुआ मैंने कह दिया। वैसे इस तरह की बातें तुमने पहले कभी की भी नहीं थी। इस बार जब से टूर से आए हो बदले बदले से हो, बुरा मत मानना। मैं कोई गिला शिकवा नहीं कर रही हूँ, लेकिन न जाने क्यों मुझको ऐसा लगने लगा है कि तुम अपनी परेशानियां अब मुझसे छिपाने लगे हो। तुम्हारे मन में जरूर कुछ है। अपनी खींच दूसरों पर उतारने के बजाय बेहतर यही होगा कि मन की बात कहकर अपना बोझ हल्का कर लो। अनिल के कंधे पर हाथ रखते हुए साधना ने कहा, तुमको वहम हो रहा है। मेरे मन में न कोई परेशानी है और न ही कोई बोझ। मेरी सौगंध खाकर और आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुमको कोई परेशानी नहीं, साधना ने कहा। उसके ऐसा कहने से अनिल की परेशानी जैसे और भी बढ़ गई। साधना से आंखें न मिलाकर उसने कहा, तुम भी कभी कभी बचपना दिखाती हो। कारोबार में कोई न कोई परेशानी तो हमेशा लगी ही रहती है। मैं कब कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता, मगर पहले कभी तुम्हारी कोई कारोबारी परेशानी तुम्हारे घरेलू व्यवहार पर हावी नहीं हुई। इस बार तुम्हारी परेशानी का एक सबूत यह भी है कि तुम अपनी बेटी की फरमाइश पर उसकी गुड़िया लाना भी भूल गए। वह भी तब जब उसने मोबाइल से कई बार तुमको इसके लिए कहा था। एक तो तुम दिल्ली से उसकी गुड़िया नहीं लाए, उस पर उससे इतना रूखा व्यवहार। वह आहत हो रोएगी नहीं तो क्या करेगी? गुड़िया के जिक्र से ही अनिल के शरीर को जैसे झटका सा लगा। जिस गुनाह के एहसास ने उसको अपनी बेटी से बेगाना बना दिया था, उस गुनाह के नागपाश से एकाएक ही उसके सर्वस्व को जकड़ लिया। अनिल की मजबूरी यह थी कि वह आप बीती किसी से नहीं कह सकता था। साधना से तो एकदम नहीं, जो शादी के बाद से ही इस भ्रम को पाले हुए है कि उसके जीवन में किसी दूसरी औरत की कोई भूमिका नहीं रही। साधना ही नहीं, दुनिया की बहुत सी औरतें जीवन भर इस विश्वास का दामन थामे रहती है कि उसके पति को उसके अलावा किसी दूसरी औरत से शारीरिक सुख का कोई अनुभव नहीं। मर्द इस मामले में चालाक होता है। पत्नी से बेईमानी करके भी उसकी नज़रों में पाक साफ ही बना रहता है, लेकिन कभी-कभी मर्द की बेईमानी और उसका गोपनीय गुनाह कैसे उसके जीवन से उसके अपनों को दूर कर सकता है। साधना ने गलत नहीं कहा था। संध्या ने कई बार मोबाइल से अपने पापा अनिल से गुड़िया लाने की बात याद दिलाई थी, लेकिन न तो संध्या इस बात को जानती और न ही साधना की। जब दूसरी बार संध्या ने अनिल से गुड़िया लाने की बात की थी, तब वह दिल्ली में नहीं पुणे में था।
अनिल बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के पहली बार पुणे गया था और पुणे ने उसके लिए रिश्तों के मायने इतने बदल डाले कि वह अपनी बेटी से बहुत दूर हो गया था। संध्या का बचपन बीत गया था, पर संध्या का गुड़ियों का शौक अभी गया नहीं था। संध्या के होश संभालने के बाद से अनिल जब कभी टूर पर जाता था, वह अपने पापा से नई नई गुड़िया लाने को कहती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अनिल अपनी बेटी की मांगी कोई चीज़ लाना भूला हो। इस बार भी अनिल नहीं भूला था। यह अलग बात है कि इस बार उसने गुड़िया दिल्ली से नहीं पुणे से खरीदी थी, मगर उसी गुड़िया ने अनिल को बेटी से दूर कर दिया था। साधना भले ही अनिल के बारे में कितने भी भ्रम पाले रही हो, मगर सच था कि शादी के बाद भी वह जिस्म का कारोबार करने वाली औरतों से संबंध बनाता रहा था। ऐसा वह तभी करता था जब वह अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर दूसरे शहर में होता था। अगर कभी अनिल का अपना मन बेईमान न हो तो कारोबारी दोस्तों की बेईमानी में साथी बनना पड़ता था। अब की बार इसी तरह के एक चक्कर में अनिल के साथ जो घटना घटी, उससे उसकी अंदर की आत्मा को झकझोर डाला था। पुणे जाने का अनिल का कोई कार्यक्रम नहीं था, यह तो अनिल का दिल्ली वाला कारोबारी दोस्त रमेश रमेश था, जिसने अचानक ही पुणे का कार्यक्रम बना डाला था। रमेश बाजारू औरतों का रसिया था और अपनी पत्नी के साथ विवाद के चलते वह फ्लैट लेकर अकेले ही रह रहा था। औरतों की तो दिल्ली में भी कोई कमी नहीं थी, मगर पुणे में उसके जाने का आकर्षण बाल वेश्याएँ थीं। वे लड़कियाँ जो तन और मन दोनों से भी अभी संबंध बनाने के लायक नहीं थीं, मगर अय्याश तबीयत मर्दों की विकृत सोच इन्हीं में पाशविक आनंद तलाशती है। सारी रात बस का सफ़र कर रमेश और अनिल सुबह पुणे पहुँचे पहुँचे थे। पुणे अनिल के लिए नई जगह थी, रमेश के लिए नहीं। कहाँ और किस होटल में ठहरना था और क्या करना था, यह रमेश को मालूम था। होटल में 2 घंटे आराम करने के बाद अनिल और रमेश बाहर घूमने निकले। दोनों घूम कर अपना समय गुजारते रहे, क्योंकि उन्हें तो रात होने का इंतज़ार था। शाम होटल लौटते समय अनिल बाजार से संध्या के लिए गुड़िया खरीदना नहीं भूला था कि अब घर वापस जाने पर उसे अपनी बेटी की नाराज़गी नहीं झेलनी पड़ेगी। होटल के अपने कमरे में आकर अनिल ने संध्या के लिए खरीदी गुड़िया को यह सोचकर मेज़ पर रख दिया था कि यहाँ से जाते समय वह अपने बैग में इसे रख लेगा। रमेश ने होटल में एक नहीं 2 कमरे बुक करवाए थे, एक अनिल के नाम और दूसरा अपने नाम से। बेशक दोनों होटल पहुँचने के बाद एक ही कमरे में साथ-साथ थे, लेकिन रात को उन दोनों को अलग-अलग कमरे में रहना था। शाम को होटल में वापस आकर रमेश लगभग 2 घंटा गायब रहा था। उसको रात का इंतज़ाम जो करना था। 2 घंटे बाद रमेश वापस आया, अपने होठों पर ज़बान फेरते हुए एक ख़ास अंदाज़ में बोला, अनिल सारा इंतज़ाम हो गया है। रात 12 बजे के बाद लड़की तुम्हारे कमरे में होगी। लड़की के साथ पैसा का कोई लेन-देन नहीं होगा। जो उसको छोड़ने आएगा पैसा वही लेगा। इसके बाद रमेश ने शराब की बोतल खोली। खाना उन दोनों ने होटल के कमरे में ही मँगवा लिया था। खाना खाने के बाद दोनों ने थोड़ी देर गपशप की। रात के लगभग साढ़े 11 बजे घड़ी को देख रमेश ने अपनी एक आँख दाबते हुए अनिल से गुड नाइट कहा और अपने नाम से बुक दूसरे कमरे में चला गया। सवा 12 बजे के आसपास अनिल के कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एक आदमी अपने साथ एक लड़की लिए कमरे में दाखिल हो गया। लड़की की उम्र 15 साल से ज़्यादा नहीं थी। लड़की का कद भी छोटा था और उसके अंग विकास के शुरुआती दौर में थे। लड़की को कमरे में छोड़कर वह आदमी अनिल से 1000 रुपये लेकर चला गया। यह उस लड़की की एक रात की कीमत थी। उस आदमी के जाने के बाद अनिल ने कमरे की चिटखनी लगा दी थी। लड़की सिर झुकाए अपनी उँगली के नाखून कुतर रही थी। उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई घबराहट नहीं थी, मगर कोई दूसरा भाव भी नहीं था। इतना तय था कि उसे यह ज़रूर पता था कि उसके साथ रात भर क्या होने वाला था, मगर उसके साथ जो होना था, उसके बारे में शायद उसको पूरा ज्ञान नहीं था। उसकी उम्र अभी शायद इन चीज़ों के बारे में जानने की थी ही नहीं। अनिल ने उसका नाम भी पूछा था, मुनिया नाम बताया था। अपने शरीर के निशानों को सहलाने के बाद भी उसकी आंखों में मासूमियत बरकरार थी। उन मासूमियत में दम तोड़ते कई सवाल भी थे। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब वह खुद अपनी ही नज़रों में अपने किए पर शर्मिंदा नज़र आता है। यही हाल उस वक्त अनिल की थी। कपड़े पहनने के बाद मुनिया कमरे में इधर-उधर देखने लगी, फिर उसकी भटकती नज़रें किसी चीज़ पर टिक गई थी। उसी पल अनिल ने उसके चेहरे पर बच्चों की निर्दोष और स्वाभाविक ललक देखी। अनिल ने देखा मुनिया की नज़रें उस गुड़िया पर टिकी थी जो कि उसने संध्या के लिए खरीदी थी। वह ज़्यादा देर गुड़िया को दूर से निहारते नहीं रह सकी थी। उम्र और सोच से वह थी तो एक बच्ची ही। उसने मामूली सी झिझक के बाद मेज़ पर रखी गुड़िया उठाई और उसको अपने सीने से लगाकर अनिल को देखते हुए बोली, साहब आपने जो कहा रात भर मैंने वही किया। अगर आप मेरी सेवा से खुश हो तो बख्शीश में यह गुड़िया मुझे दे दो। मैं कभी किसी गुड़िया से नहीं खेली साहब, क्योंकि कोई भी मुझको गुड़िया लेकर नहीं देता।
मुनिया के मुख से निकले ये शब्द किसी कटार की तरह अनिल के सीने के आर पार हो गए थे। एक पल के लिए उसको ऐसा लगा था कि गुड़िया को अपने सीने से चिपकाए। उसके सामने उसकी अपनी बेटी संध्या खड़ी थी, वही मासूम आंखें, मासूम आंखों में वैसे ही ललक, वही अरमान। उसी रात अनिल की अपनी नज़रों में अपनी ही मौत हो गई थी, वह मौत जिसको किसी दूसरे ने नहीं देखा था। इस गुपचुप मौत के बाद उसमें कुछ भी सामान्य नहीं रहा था। अपनी बेटी के शरीर का स्पर्श ही अनिल के लिए एक ऐसा दंश जैसा बन गया था जिसका दर्द उससे सहन नहीं होता। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब